नमस्कार। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में थॉमस हॉब्स का अध्ययन करेंगे। थॉमस हॉब्स, जिन्होंने कि सामाजिक अनुबंध के विचार का प्रारंभ किया। हॉब्स, लोक, रूसो तीनों ही संविदावादी के नाम से जाने जाते हैं। हॉब्स व्यक्तिवादी है, लॉक उदारवादी है, रूसो आदर्शवादी है। सेवाइन ने कहा है कि हॉब्स अंग्रेजी भाषाभाषी जातीय में जितने भी राजनीतिक दर्शन पैदा हुए हैं उन सब में हॉब्स कदाचित महानतम है। हम यदि देखें इनके जीवन परिचय में, सेल्सवर्दी 1588 में इनका जन्म हुआ और ये एक पादरी के बेटे थे। शुरू से ही प्रतिभावान थे। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। हॉब्स ने अपने युग में जो परिवर्तन देखे थे उससे उसे लगा कि मानव सभ्यता की रक्षा के लिए युद्ध शासन व्यवस्था जरूरी है और इसके लिए उन्होंने वैज्ञानिक आधार अपनाया। हॉब्स यूक्लिड की ज्यामिति से भी प्रभावित हुआ और उसने यह सिद्धांत अपना लिया कि सब अनुभूतियाँ गति का परिणाम है। इनकी रचनाओं में डी सीवे, डी कॉर्पोरे और डी होमिने प्रसिद्ध थी। लेवियान होमिने थी और जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो लेवियाथन थी, जिसमें 1651 में उन्होंने रचना की। इनके समय इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और राजा व संसद के मध्य विशेषाधिकारियों की लड़ाई चल रही थी। हॉब्स अपनी विचारधारा में यूक्लिड के साथ साथ गैलीलियो से भी प्रभावित था और इनकी विधियों को काम में लेते हुए उसने अपने आप को राजनीति के विज्ञान का प्रवर्तक घोषित कर दिया। ऐसा करते हुए उसने अपनी तर्क बुद्धि से कॉमनवेल्थ या राज्य के निर्माण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। लेवियाथन से तात्पर्य था कि महामानव, और इस पुस्तक में चित्रित लिखित है, जिसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में धनदंड है। लेवियाथन के 4 भाग हैं: प्राकृतिक अवस्था, राज्य की उत्पत्ति, चर्च व राज्य से संबंधित, कैथोलिक चर्च के आलोच्य बिंदुओं का वर्णन है। इसने अपने चिंतन में विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया, जो पूर्णतः तार्किक व बुद्धिजीवी था। हॉब्स को वैज्ञानिक भौतिकवादी भी कहा जाता है। हॉब्स का सामाजिक समझौता, हॉब्स ने लेवियाथन में इसका विस्तृत वर्णन किया है। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार या कानून, समझौते के कारण, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति, राज्य का स्वरूप। मानव स्वभाव में हम देखें तो मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी, नीच, दुष्ट, झगड़ालू, विवेकहीन, आत्मकेंद्रित और भय से त्रस्त होता है। यश प्राप्ति करने की लालसा भी रखता है और वह दूसरों से इसी कारण से प्रतिस्पर्धा भी रखता है। ऐसा हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक रूप से ही मनुष्य का स्वभाव में ये दुर्गुण होते हैं। उनमें झगड़े होते हैं, निरंतर संघर्ष चलता है, जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर होता है। ऐसा हॉब्स का मानना था। प्राकृतिक अवस्था में वो कहता है कि यह संघर्ष की अवस्था है और मनुष्य इच्छा पूर्ति में लीन है। सभी जगह धोखाधड़ी है, शक्ति का बोलबाला है, जिसकी लाठी उसकी वैसी अवस्था है, और मनुष्य नर, पशु व रक्त पिपासा का अक्ति का बोलबाला है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था है। मनुष्य नर, पशु और रक्त पिपासा है और सभी की सबके प्रति संघर्ष की अवस्था है। नैतिकता का अभाव है। यह राज्य की स्थापना से पूर्व की अवस्था है। प्राकृतिक अधिकार या कानूनी अधिकार में स्वयं के जीवन की रक्षा करने का अधिकार, इसके लिए वह दूसरों से लूटने, पीटने व जान से मारने के लिए भी स्वतंत्र है। इसके लिए तर्क बुद्धि से जो कानून बनेंगे वह प्राकृतिक कानून है। लेवियाथन में हॉब्स ने इसी प्रकार के 19 कानून बताए हैं। हॉब्स के प्राकृतिक अधिकार के बारे में हक्सले ने कहा है कि शेर का अधिकार है। इसके समझौते का स्वरूप यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक कानून या तर्क बुद्धि के आदेश मनुष्यों को सामाजिक समझौते या अनुबंध के लिए प्रेरणा देते हैं, न कि कोई ईश्वर। हॉब्स के मानव ने सोचा कि यदि सब मानव आपस में अर्थात एक दूसरे को ये वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या सभा को मेरे ऊपर शासन करने का अधिकार सौंपता हूँ, शर्त यह है कि तुम भी अपना ये अधिकार छोड़ दो और इसकी कृत्यों को वैसे ही मान्यता प्रदान करो। प्रभु सत्ताधारी समझौते का भागीदार नहीं होता क्योंकि वह पहले से मौजूद नहीं था। समझौते के परिणाम स्वरूप उसका अस्तित्व आता है। हॉब्स के अनुसार प्रभु सत्ता सर्वोच्च और पूर्ण होती है। मनुष्य ने अपने अधिकार हमेशा के लिए सौंप दिए और कभी वापस नहीं मांगेंगे, और लेंगे तो समझौता भंग हो जाएगा और प्राकृतिक अवस्था में अशांति और असुरक्षा होगी। समझौते से जिन बातें स्पष्ट होती है कि संप्रभु की उत्पत्ति जनता की इच्छा से हुई है
और उनकी सुरक्षा व हित के लिए हुई है। राज्य कृत्रिम संस्था है। राज्य के लिए सहमति के साथ शक्ति भी आवश्यक है। संप्रभु या प्रभु सत्ताधारी को न तो प्रजा हटा सकती है और न ही दंड दे सकती है। संप्रभु ही बताएगा क्या सही है क्या गलत है, वही पुरस्कार और दंड देगा और इस प्रकार राज्य अस्तित्व में रहेगा। प्रभु सत्ताधारी के आदेश ही कानून होंगे। यहाँ पर प्रभु सत्ताधारी को बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया गया है। निष्कर्ष रूप में देखें तो फ्रांसीसी लेखक जोसेफ वैलातो ने कहा है कि हॉब्स सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार है। हॉब्स जनता को संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार भी नहीं देता, लेकिन आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित रहता है। हॉब्स के अनुसार राज्य अपने आप में साधन नहीं है, अपितु व्यक्ति के कल्याण का साधन है। इस प्रकार हम इसकी कुछ आलोचनाएं भी देख सकते हैं। क्लेरेंडन ने, जो हॉब्स का प्रखर आलोचक था, पुस्तक लेवियाथन को जलाया था। कॉलिन वुड ने न्यू लेवियाथन नाम से पुस्तक लिखी थी। क्लेरेंडन ने हॉब्स को लेवियाथन को सिद्धांत से पूर्ण कहा। तक विचारों से पूर्ण कहा। ब्रेन मील ने सीधे कुत्ते का तमाशा बनाया। कैटलिन मनोवैज्ञानिक ने कहा कि इसके सिद्धांत में बुराई इसके मनोविज्ञान के कारण है। बुश ने लेवियाथन को अतिमानवीय आकार का प्लेसमेंट कहा। विलोबी ने राज्य व सरकार में अंतर न करना की सबसे बड़ी भूल माना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स ने सामाजिक समझौते के आधार पर एक प्रभु सत्ताधारी को अस्तित्व में लाए और उसको समस्त अधिकार दे दिए। मात्र आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति के पास सुरक्षित रखा। इस कारण से कई लोग इसको सर्वाधिकारवादी भी कह देते हैं और निरंकुश राजतंत्र के स्थापक भी कह देते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। व्यक्ति के आत्मरक्षा का अधिकार हॉब्स उसके पास रखता है और सामाजिक अनुबंध की शुरुआत भले ही हॉब्स करता है, किंतु उदारवाद की जो है हम सामाजिक समझौते में उदारवाद की शुरुआत हमें जॉन लॉक में दिखाई देती है। जॉन लॉक सामाजिक समझौतावादी विचारक को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।